हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल आयुर्वेदा से रिलेटेड एक बिंदु रखे हैं हमने। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक रखा गया है तेल बिंदु परीक्षा। फिर अगला हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे नाड़ी परीक्षा के ऊपर। ठीक है, यानी नाड़ी परीक्षा कैसे किया जाता है उस पर अगली वीडियो बनाएंगे। और आज का जो एक्सपेरिमेंटल आयुर्वेदा के अंतर्गत चीज़ें हैं वो तेल बिंदु परीक्षा है। तो रही बात तेल बिंदु परीक्षा की, तो इसको हमें रोग निदान के अंतर्गत और क्रिया शरीर के अंतर्गत इसको हमको टीचर एज ए मॉडल प्रेजेंट करने के लिए या फिर इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जाता है टीचर के द्वारा। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट को रखते हुए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है ताकि आप अपने यूजी लेवल पे और पीजी लेवल में क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है, या फिर मेडिकल ऑफिसर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि जो ऑयल का स्प्रेड होता है तो कौन से इंडिविजुअल व्याधि के लिए प्रोग्नोसिस जो है इसका साध्य बनाएगा, असाध्य बनाएगा, कृच्छ साध्य बनाएगा, ठीक है, या कैसा रहेगा, इससे संबंधित चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात है कि ये अपनी आयुर्वेद के अंतर्गत एक क्लिनिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के समय जो इंडिविजुअल व्याधि है उसकी डायग्नोसिस में काम आता है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं ये रोगी परीक्षा के अंतर्गत जो है अपनी जो रोगी परीक्षा है उसके अंतर्गत आती है। जैसे क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा कि जो रोग होता है उसके जो स्टेजेज हैं उसको पता करना है कि रोग कितना व्यापक है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, निदान पंचक का सहायता लिया जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है क्रियाकाल का सहायता लिया जाता है। ठीक है, क्रियाकाल और निदान पंचक ये दोनों जो हैं इसके बिहार पे हम पता कर सकते हैं कि रोग की जो स्प्रेड है या रोग की संप्राप्ति कहाँ तक पहुँची है उसको हमें समझने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो क्रियाकाल और निदान पंचक के बिहार पे अपन समझते हैं। अब आती है बात, रोग हो गया, फिर इसके बाद रोग से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है रोगी। तो जो रोगी व्यक्ति है उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे या उसको कैसे पता करेंगे कि उसके अंतर्गत जो भी व्याधि है या फिर जो भी विकार उत्पन्न हुआ है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि त्रिविध परीक्षा, ठीक है, दर्शन स्पर्शन प्रश्नेच, ठीक है, या फिर पंचविध यानी इंद्रियोगत जो अपन देख के रोगी को बता सकते हैं, या अष्टविध परीक्षा जो होता है अष्ट स्थान परीक्षा जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनके उसके द्वारा, या फिर 10विध परीक्षा होता है उसके द्वारा। कहने का मतलब है कि रोगी परीक्षा करने के बहुत सारे अलग अलग आचार्य या फिर बोल सकते हैं कि अलग अलग कॉन्सेप्ट रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन रोग परीक्षा में एक क्रियाकाल के एस्पेक्ट से हम बता सकते हैं कि रोग इतनी जटिल है या फिर निदान पंचक के बिहार पे। वैसे ही रोगी में त्रिविध परीक्षा से, पंचविध परीक्षा से, अष्टविध परीक्षा से या 10विध परीक्षा के बिहार पे हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो एस्पेक्ट है, जब अपन अष्टविध परीक्षा पढ़ते हैं चाहे अष्टविध स्थान परीक्षा पढ़ते हैं तो उसमें आता है, ठीक है, नाड़ी, ठीक है, नाड़ी जिह्वा मल मूत्र, ठीक है, तो उसमें जो आता है मूत्र परीक्षा। ठीक है, मूत्र के एस्पेक्ट में अपन आते हैं तो उसमें आती है तेल बिंदु परीक्षा। ठीक है, अब देखो जब तेल बिंदु परीक्षा की बात करते हैं तो इसमें ये प्रोग्नोसिस के साथ साथ डायग्नोसिस ऑफ किसी भी डिजीज़ के फाइंड आउट करने में सहायता करती है। अब रही बात कि हम इस पे क्यों आए, तो इस पे इसलिए आते हैं क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है और वेरी सिंपल टेक्निक है। ठीक है, कोई भी चीज़ ज़्यादा एफिशिएंसी से आदमी यूज तब करेगा जब उस पर कॉस्ट रिलायबल हो। ठीक है, यानी कि ज़्यादा महंगा ना पड़ती हो। ठीक, साथ में क्या बोल सकते हैं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड टेक्निक्स या फिर बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड मशीन या फिर ज़्यादा कॉस्ट खर्चा ना करना पड़े। ठीक है, तो ये अपनी जो सिस्टम होती है इसमें तेल बिंदु परीक्षा के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होती है और वेरी सिंपल टेक्निक होता है। इसके बिहार पे ये ज़्यादा क्या बोल सकते हैं पसंद लोग करते हैं इसको। फिर आता है कि इसमें आखिर इसको करते कैसे हैं और क्यों किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो जैसे देखो क्या है कि फर्स्ट टाइम यूरिन का सैंपल लिया जाता है मॉर्निंग के समय, उसको 2 घंटे के अंदर अपन पेट्री डिस्क के ऊपर अंदर यूरिन रखते हैं और यूरिन के ऊपर अपन क्या डालते हैं, छोटा सा त्रिल से या फिर तिल तेल का ड्रॉप डालते हैं और उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि उसकी डायरेक्शन किधर जा रही है। ठीक है, या फिर वो डूब जा रहा है या फिर तैर रहा है या कितनी जल्दी जा रहा है या कितना धीरे से जा रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और इन सारी ऑब्जर्वेशन का डायरेक्ट संबंध होता है कि व्याधि या जो विकार है वो साध्य होगा, असाध्य होगा, कृच्छ साध्य होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साथ हमें बस उसके ऑब्जर्वेशन से पता चल जाती है। इतनी गुड़ और अहम बातें हमें आचार्य लोग बता के रखे हुए हैं। अब रही बात कि इसको हमें दोबारा से पहले
प्राचीन समय में अच्छी सी चीज़ें थी, फिर धीरे धीरे मॉडर्न का एस्पेक्ट आया, तो इसमें जितने आयुर्वेदा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सप्रेस हो गई, ठीक है। लेकिन हमें दोबारा से इसे रीस्टेबलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव जो चीज़ें हैं और वेरी सिंपल टेक्निक है, ये ज़्यादा रिलायबल होती हैं एज कम्पेयर टू ज़्यादा महंगा चीज़ें यूज करने से, ठीक है। और उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो अब हम आते हैं टू द पॉइंट। ये तो हमारा भूमिका थी ताकि मैं आपको इस एस्पेक्ट से जोड़ सकूं। अब चालू करते हैं अपन। पहली बात, आपको इतना तो समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है। यूरिन लेना है, यूरिन के ऊपर अपन को तिल तेल का ड्रॉप डालना है और तिल तेल के जो ड्रॉप है उसका ऑब्जर्वेशन करना है। लेकिन बात यहाँ तक समाप्त नहीं होती। अब जितनी गहनता के साथ हम जुड़ेंगे इससे, तो हमें यूरिन कब लेना है, कितना लेना है, ठीक है। तेल तेल लेना है तो तिल तेल का कौन सा, मतलब तिल तेल भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन सा तेल लेना है, साथ में कि तेल का मात्रा कितना होना चाहिए, तेल को कितनी ऊंचाई से गिराना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है, हमें डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। और यही जो चीज़ें हैं ये पीजी में डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछा जाता है। यदि कि तेल जो है पेट्री डिस्क के अंदर यदि जो यूरिन है उसके ऊपर जो तेल पड़ा उसकी स्प्रेड पूर्व साइड हो रही है, यदि ईस्ट की तरफ जा रहा है तो व्याधि क्या होगा, वेस्ट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट के एंगल पे जा रहा है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें बनती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें टॉपिक हमने रखा है टाइम ऑफ यूरिन कलेक्शन, ठीक है। तो टाइम, हमें पहली बात इतना तो आपको पता होगा कि मॉर्निंग का सैंपल लिया जाता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कब लिया जाता है, कितना मात्रा में लिया जाता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो संदर्भ आपको मिलेगा, ठीक है, वो वंगसेन और योग रत्नाकर के अंतर्गत जो अपन तेल बिंदु परीक्षा है, इन सब के बारे में जितने भी डिटेल में बताया गया है वो वंगसेन और योग रत्नाकर के अंतर्गत बताया गया। तो जितनी भी रेफरेंस होगी सामान्यतः इन्हीं दोनों आचार्यों से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो पहली बात तो इतना आप याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके बाद देखो क्या है कि हमें कब कलेक्ट करना है। तो पहली बात तो हमें मॉर्निंग में यूरिन कलेक्ट करना है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग यूरिन लेना है। लेकिन कब, तो बताया है कि इट शुड बी व्हेन 4 घटिका, ठीक है, यानी कि जो आपकी लास्ट यम है, ठीक है, यानी कि जो सुबह होने से, सूर्योदय होने से पहले की जो 3 घंटे हैं, ठीक है, सूर्योदय होने से पहले की जो 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे के अंदर भी हमें 4 घटिका, यानी कि ये जो शब्द है घटिका, इसका जो मॉडर्न से हम आयुर्वेदा फार्माकोपिया के हिसाब से इसकी मॉडर्न में डाटा निकालें तो जो होता है, देखो याम जो होता है उसका मतलब होता है 3 घंटे, एक याम का मतलब होता है 3 घंटे, ठीक। पहली आपको कंफर्म हुआ। दूसरा चीज़ है आपकी घटिका, ठीक है। तो एक जो घटिका होती है, ठीक है, उसका जो इक्विवेलेंट होता है 24 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लास्ट याम ऑफ नाइट है, यानी कि सूर्योदय होने से 3 घंटे पहले का जो अपना याम है उसको बोलते हैं। उसके अंतर्गत अपन कितनी चीज़ें, तो 4 घटिका पहले, ठीक है, 4 घटिका पहले, यानी कि 4 घटिका को यदि कोरिलेट करें तो 1 घंटा 36 मिनट होता है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि सूर्योदय होने से पहले, सरल शब्दों में समझो कि टाइम ऑफ यूरिन कलेक्शन कब रहेगा, ठीक है। आप पेशेंट आया आपके पास, आप तेल बिंदु परीक्षा करना चाहते हैं, तो उसके लिए रहेगा कि जब पेशेंट आता है तो पेशेंट को आपको कब बुलाना है, सूर्योदय से पहले, कितने पहले, तो बोला गया है कि जो 1 घंटा 48 मिनट पहले आप बुला लो, या फिर 3 घंटे का जो लास्ट का सूर्योदय से 3 घंटे पहले का जो समय है उस समय पेशेंट को बुला लो और 1 घंटा 48 मिनट के ड्यूरेशन के समय आप उसका यूरिन कलेक्ट कर लो। यहाँ तक बात समझ में आई कि यूरिन कलेक्शन आपको मॉर्निंग में करनी है, ठीक है, इतना सरल भाषा शब्द में मॉर्निंग में करनी है। लेकिन आप यदि पीजी के लेवल पे उतरोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट याम, ठीक है, लास्ट याम यानी कि लास्ट के 3 घंटे, सूर्योदय से पहले जो 3 घंटे रहेंगे उसमें कलेक्ट करने हैं। और ज़्यादा डीप में जाओगे तो आपको 4 घटिका याद होना चाहिए कि वो जो 3 याम है, वो जो आपका लास्ट का याम है, ठीक है, 3 घंटे, उसमें भी कब, तो 1 घंटे 36 मिनट का समय अवधि है, उसमें कलेक्ट करना है। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट बस यही दिया जाता है कि जो यूरिन होता है, मॉर्निंग का जो पहला यूरिन होता है, उसकी जो कंसिस्टेंसी, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और सरफेस टेंशन होता है वो कुछ अलग होता है, ठीक है। यानी कि वो ज़्यादा आपको डिजीज से एसोसिएटेड संबंधित होता है, ठीक है। इसलिए हमें मॉर्निंग का, और मॉर्निंग में भी कब, लास्ट याम जो है उसके अंतर्गत, और उसके अंतर्गत भी कब, 1 घंटा 36 मिनट, यानी कि 4 घटिका के बराबर अपन को कंसिडर करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब पात्र के बारे में चर्चा करते हैं।
पहली बात, हमें यूरिन कब लेना है ये चीज़ सीख लिया आप। अब यूरिन आपने ले लिया है तो यूरिन के बाद आप उस यूरिन को कौन से पात्र में कलेक्ट करोगे। तो ये इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दो चीज़ें, दो पात्र, एक तो ग्लास, ग्लास तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है, ग्लास की जार हो उसके अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है, ये आप तो बता दोगे। लेकिन दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो आता है ब्रॉन्ज का, ठीक है, ठीक है, ब्रॉन्ज का सुपात्र। तो ये जो चीज़ें हैं ये वंग सेन के द्वारा दिया हुआ बातें हैं, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ें बन सकती है। पहला ग्लास तो हर कोई लगा लेगा, ठीक है, लेकिन जब दूसरा ऑप्शन ब्रॉन्ज भी रहे उसमें, दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए, ठीक है, ए और बी बोथ, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि पात्र, कौन से पात्र में यूरिन कलेक्शन करना है, तो ग्लास के पात्र और ब्रॉन्ज के पात्र, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, पात्र हो गया। अब रही बात कलेक्शन ऑफ यूरिन। आपको इतना पता, पहले मैंने बताया कि यूरिन कब कलेक्ट करना है, मॉर्निंग के समय, ठीक, मॉर्निंग के भी समय कब, तो जो लास्ट याम है मॉर्निंग होने वाला उसमें, और उसमें भी कब, तो 1 घंटा 36 मिनट यानी 4 घटिका जो समय है उसके अंतर्गत करनी है, ठीक। जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं शुभ मुहूर्त क्या होती है, ये भी एस्पेक्ट वैसा ही है, ठीक। अब इसके बाद मैंने पात्र के बारे में बताया, तो पात्र आपने जाना कि ग्लास और ब्रॉन्ज ये दो चीज़ संहिताओं में वर्णन है, इसलिए इन दोनों को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अब जब पेशेंट यूरिनेट करेगा, ठीक है, उस समय उसके जो शुरू के कुछ जो हैं स्ट्रीम उसको छोड़ना है, और उसके जो मिड स्ट्रीम है उसको कलेक्ट करना है, ठीक। तो फर्स्ट जो यूरिन है, ठीक है, उसको छोड़ना है, ठीक है, और जो मिड स्ट्रीम है उसको कलेक्ट करके पात्र के अंदर रखना है। तो आपने ये सीखा। फिर कलेक्शन ऑफ यूरिन हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं जो तिल तेल का वर्णन है, ठीक है, या कौन सा ऑयल लेना है इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, उस पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आयुर्वेद के अंतर्गत आप सबको पता है तिल तेल प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा कि तेल बिंदु परीक्षा के अंतर्गत कौन सा तेल लेते हैं, क्योंकि आप आयुर्वेद में हमेशा तिल तेल कहीं भी वर्णन नहीं है तो तिल तेल ही एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन एग्जामिनर अगला क्वेश्चन पूछेगा क्या चीज़, कि कौन से टाइप का, ठीक है, सफ़ेद तिल तेल या फिर काली वाली तिल तेल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लैक वेराइटी इज मोर सूटेबल, ठीक है, जो ब्लैक वाली तिल तेल होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक। तो ध्यान क्या रखना है, और क्या आपको पहले से पता है, ठीक है, या क्या आप एज्यूम कर सकते हो, वो बात एग्जामिनर को भी पता है, पेपर जो सेट करेगा उसको भी पता है, ठीक है। इसको चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अब हमने तेल की भी चर्चा कर ली। तेल के बाद आते हैं हम कि हमको एक्सपेरिमेंट, यूरिन हमने कलेक्ट कर लिया, तेल भी हमारे पास है, ठीक है, तो हमको एक्सपेरिमेंट कितने समय के अंदर करना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए बताया गया 2 आवर, ठीक है, यानी 2 घंटे के अंदर हमें एक्सपेरिमेंट को अपना परफॉर्म कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर उस वही चीज़ें धीरे धीरे डिप्लेशन होने लगता है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएगी, चीज़ें धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगी, तो हम प्रॉपर डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब रही बात उस ऑयल के ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत क्या है कि पेट्री डिस्क हो गया, पेट्री डिस्क के अंदर हमने यूरिन का सैंपल रख लिया। अब उस यूरिन के सैंपल के ऊपर हमें छोटा सा तिल तेल का ड्रॉप डालना है। तो छोटा सा डालना है तो उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, और शास्त्र में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज़ का उपमागत या फिर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था उस समय, उस बात को ध्यान रखना है। तो पहली जो एस्पेक्ट है उसमें बताया गया है साइज ऑफ ऑयल ड्रॉप क्या होना चाहिए, कि जो तृण होता है ना, घास के जो छोटे टुकड़े होते हैं उसको डुबा के उसके द्वारा जो ड्रॉप टपकता है, ठीक है, उसका एस्पेक्ट से यहाँ पे संदर्भ दिया गया। तो आपको ये तृण ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्लासिक्स में यानी बुक्स के अंतर्गत क्या चीज़ का यूज किया गया था, ठीक है। तो वो जो क्लासिकल चीज़ें हैं उसको आपको तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो तृण है इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। और रही बात, ये जो तृण है उसका जो फाइनल साइज यदि हम आयुर्वेदिक फार्माकोपिया के अनुसार उसको कन्वर्ट करके देखा जाए तो वो होती है 12 माइक्रोलीटर, ठीक है। वो 12 माइक्रोलीटर की जो होती है वो उसकी जो वैल्यू है वो तृण के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसको हमें यूज करना रहता है किसके द्वारा, जब हमें तिल तेल को ड्रॉप करना रहेगा यूरिन के सरफेस पे तब। और ये जो डाटा है, ठीक है, ये जो डाटा है वो BHU का है, ठीक है। जो BHU के अंतर्गत जब एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत जो बताया गया था, ये जो 12 माइक्रोलीटर का जो डाटा रखा गया है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप का, तो वो उनके अनुसार था, ठीक है। चूँकि चीज़ों को धीरे धीरे मॉडर्नाइज नहीं करोगे तो चीज़ें पुरानी रहती हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। शाश्वत चीज़ें हैं, नित्य चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनको बनाना पड़ता है नित्य। तो उस एस्पेक्ट में मॉडर्न से जोड़ा गया। तो 12 माइक्रोलीटर जो चीज़ें हैं, अमाउंट है, उसको तृण के रेफरेंस में रखा गया और इससे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। और एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसको स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए तो उसके
आधार पे अपन 12 माइक्रोलीटर ही रखें एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत। अब देखो प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर तो मैं आपको इतने समय में बता ही दिया कि अपन को करना क्या है कि मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली अपन 200 ml तक, ठीक है, यूरिन को पेट्री डिस्क, ठीक है, या ग्लास के वेसल्स या भी ब्रोंज का जो भी वेसल्स है उसके अंतर्गत हमें ऐसी चीज़ें सूटेबल जगह रखना है जहाँ से डिस्टर्ब ना हो। एक बार यूरिन सैंपल हमने रख दिया, वो एकदम फ्लक्चुएशन ना हो, एकदम स्थिर हो, ठीक है, कोई हवा ववा भी ना हो, ठीक है, कोई भी वाइब्रेशन वाइब्रेशन भी ना चले वहाँ पे, ठीक है, हवा भी ना हो, और एकदम अनडिस्टर्ब जो प्लेस है वहाँ पे रखें। इसके बाद क्या है कि अपन को मैक्सिमम कितनी हाइट से, 1 सेंटीमीटर से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से उस तिल तेल को या फिर ड्रॉप ऑफ जो तिल तेल है उसको हमें उस यूरिन के सरफेस पे गिरानी है, ठीक है। अब यूरिन के सरफेस पे गिरानी है। अब इसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक जो मेन प्रोसीजर है ये तो समझ लीजिए कि उसके प्रधान कर्म के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब प्रधान कर्म हमने जैसे ही ड्रॉप को डाला, इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हमारी प्रधान कर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ऑब्जर्वेशन जो हमारा है इसका प्रधान कर्म आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन में क्या करना है कि हमें डिटरमाइन करना है प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज के रिस्पेक्ट में। तो जो क्लासिक्स में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, कि अब हमें किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसा शेप बन रहा है, ठीक है, और कितना तेज़ी से जा रहा है, ठीक है, और क्या बोलते हैं सिंक हो रहा है या तैर रहा है, ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति का यूरिन सैंपल लिए हो उसके अंतर्गत होने वाली व्याधि का हमें क्या बताएगा, साध्यता है, असाध्यता है, या फिर कितना जल्दी पेशेंट ठीक हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से एजम्पशन कर लिया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम एक एक जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उस पर हम चर्चा करते हैं कि हमें आचार्य लोग ने क्या क्या बता रखा है। जैसे देखो, पहला है टाइम ऑफ स्प्रेड विद द डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ ऑयल होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा से मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं क्या है। तो टाइम ऑफ स्प्रेड हो गया और डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड हो गया, इन दोनों पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यदि हमने जैसे ही पेट्री डिस्क के अंतर्गत जो यूरिन है, यूरिन सैंपल के ऊपर जैसे ही हमने 12 माइक्रोलीटर का जो अपना छोटा सा तीर्ण के अनुसार जैसे ही तिल तेल को ड्रॉप किया, तो अपन को क्या ऑब्जर्व हुआ, इमीडिएट स्प्रेड हो रहा है। यदि इमीडिएट स्प्रेड किस डायरेक्शन में, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों यानी पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में जो होती है उसमें इमीडिएट स्प्रेड का संभावना मिलता है। मैक्सिमम यदि तिल तेल को डालो तो पूर्व और पश्चिम दिशा में जाने की उसकी संभावना रहती है, ठीक है। लेट स्प्रेड कौन सी दिशा में, तो उत्तर और दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दिशा में क्या होता है, उसका थोड़ा लेट स्प्रेड होता है एज कम्पेयर टू ईस्ट और वेस्ट से। और दूसरा होता है सिंक डाउन, ठीक है। सिंकिंग कब किस डायरेक्शन में होगा, जो भी बीच के एंगल होते हैं जैसे ईशान कोण, ठीक है, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ठीक है, ये जो भी हैं आग्नेय कोण, यानी कि जो एंगल वाले होते हैं जैसे पूर्व और क्या बोलते हैं अपना नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ईशान कोण होता है, उस वाले एंगल पे यदि बिटवीन एंगल आ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है उस डायरेक्शन में जाके ऑयल डूब जाए। तो ये पहला टेबल था, इसको हमें ध्यान रखना है। और ये टू द पॉइंट पीजी में आता है। यदि हो सकता है पूरा का पूरा टेबल आ जाए, उसमें आपको मैचिंग करने को ऑप्शन दे दे, या टेबल नहीं आएगा तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में, ठीक है, लेट स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो उसमें आपको नॉर्थ और साउथ लिखना पड़ेगा। पूछा जाएगा किस डायरेक्शन में जो ऑयल है उसका सिंक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा जो भी बीच के कोण हैं, ठीक है, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण, इन वाली दिशाओं में क्या होती है कि वो ऑयल डूब जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं हम रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ स्प्रेड एंड डिजीज। अब ये जो चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है, यूजी में भी, यूजी के भी आप ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं, जो 10 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक, या 20 आते हैं, उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इफ़ ऑयल ड्रॉप स्प्रेड इमीडिएटली, तो वो जो व्याधि होती है वो इजीली क्यूरेबल होती है। यदि जैसे ही हमने तिल तेल डाला और तिल तेल स्प्रेड अपनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, अब हमने स्प्रेड की डायरेक्शन जान चुके हैं हम, ठीक है, कि पूरब और पश्चिम दिशा में वो जल्दी स्प्रेड होता है और बाकी जो उत्तर और दक्षिण दिशा है उसमें थोड़ा लेट स्प्रेड होता है, ठीक है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर, जैसे ही हमने ऑयल ड्रॉप डाला और वो इमीडिएट स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या व्याधि का क्या पता चलेगा कि व्याधि क्यूरेबल है, ठीक है। और यदि वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, स्लोली स्प्रेड है, तो जो व्याधि है वो डिफ़िकल्ट टू क्योर है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। यदि वो ऑयल ड्रॉप डूब गया, ठीक है, यदि ऑयल ड्रॉप डूब गया तो उससे क्या पता चलता है कि ये व्याधि इनक्यूरेबल है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला तो मैंने आपको बताया कि जो स्प्रेड है उस स्प्रेड से हमको ये समझना है कि इमीडिएट स्प्रेड किस दिशा में होगा, तो पूर्व और पश्चिम में।
लेट स्प्रेड कौन से में होगा, उत्तर और दक्षिण में। और सिंक किधर होगा, तो भाई जो चारों कोण बनेंगे, ठीक है, उन कोणों की दिशा में, ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य के दिशा में यदि डूबता है तो उस दिशा में डूबता है। अब मैंने उसको आगे खींचा, अगला जो स्टेप था उसमें क्या बताया गया कि ऑयल जो है यदि स्प्रेड जल्दी हो रहा है तो इजीली क्यूरेबल बीमारी है, यदि वो लेट से स्प्रेड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिफिकल्ट से क्योर हो रहा है, ठीक है, यदि सिंक हो जा रहा है तो इनक्यूरेबल है। अब अगला चर्चा करते हैं। अगला जो चर्चा होता है वो हमारा है डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड और प्रोग्नोसिस क्या बनती है। और रेफरेंसेस तो हमने इसलिए दे रखे हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया, इसके जो रेफरेंस मिलेंगे वो योग रत्नाकर और वंग सेन के द्वारा ही मिलेंगे, ठीक है, इनमें ही ज़्यादा वर्णन है। तो यहाँ पे देखो, पहली क्या बताया कि जो साध्य की जितनी भी कंडीशन है उन सबको मैंने यहाँ लिख रखा है, फिर असाध्य की जो भी कंडीशन है उस सब इधर है। तो देखो, पूर्व दिशा में इजिली क्यूरेबल, पश्चिम दिशा में, ठीक है, पेशेंट विल अचीव हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है, नॉर्थ वाले में अनडाउटफुल क्यूरेबल, ठीक है, साउथ वाले में इफ एसोसिएटेड विथ फीवर, बट जो भी चीज़ें ग्रेजुअली क्योर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें यानी बहुत सीधे सरल शब्दों में समझो तो जो दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसमें क्या है, चीज़ें एक प्रकार से साध्य का प्रोग्नोसिस बन रहा है, ठीक है, यानी गुड प्रोग्नोसिस जो है वो इन चारों दिशाओं के अंतर्गत मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ रहा, एक है स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, ये भी चीज़ें जो है वो भी साध्य के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद यदि हम चालू करें, ठीक है, साउथवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अब एंगल वाइज, जितने भी एंगल वाइज जो भी हैं उन सब में क्या होता है, असाध्य का कंडीशन बनता है, ठीक है, यानी कि उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है अच्छी नहीं बनती। तो रही बात, हमने डायरेक्शन और स्प्रेड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड जो था उससे प्रोग्नोसिस बनाई, ठीक है, यदि पूर्व दिशा में जा रहा है यानी जो चारों दिशाओं में जा रहा है तो वो चीज़ें साध्य वाली है, ठीक है, एक है उनके कोणों पे जा रहा है तो वो चीज़ें असाध्य की हैं। अब अगला चर्चा करते हैं, अगला यही जो शेप वाइज है, ठीक है, अगला जो चर्चा करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो ऑयल हमने डाली है यूरिन के ऊपर उसका शेप कैसा बन रहा है, यदि उसका शेप इंडिविजुअल कैसा बन रहा है, क्यूरेबल गुड प्रोग्नोसिस वाला बन रहा है या फिर बैड प्रोग्नोसिस वाला बन रहा है, ठीक है। तो शेप से हम पहचान लेंगे कि हाँ, यदि ऐसा इमेज बन रहा है, ठीक है, यदि ऐसा इमेज बन रहा है, ठीक है, तो क्या है, यदि इमेज ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो क्या है, यदि इमेज ऐसा बन रहा है तो क्या है। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला बताया गया है, इसमें सारे नहीं पढ़ते हैं, बस आपको रेफरेंसेस के तौर पे आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, काम आएगा। जैसे यदि हंस शेप का बनता है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो अपना जो बनेगा तो उसका जो प्रोग्नोसिस होगा वो साध्य होगा, ठीक है। अपन जैसे इमेज से समझते हैं, यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हैं नहीं, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है ना, जैसे मान लीजिए यदि हंस शेप का बनता है तो वो यदि तो वो गुड प्रोग्नोसिस है, यदि हाथी के सूंड की तरह दिख रहा है वो भी गुड प्रोग्नोसिस है, लोटस की तरह दिख रहा है, ठीक है, वो भी गुड प्रोग्नोसिस है, फिश दिख रहा है वो भी गुड प्रोग्नोसिस है, ऐसे ट्रीज दिख रहे हैं वो भी गुड प्रोग्नोसिस के अंदर है, ऐसे पर्वत जैसे शेप दिख रहा है वो भी गुड प्रोग्नोसिस है। तो यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ें बना रखी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही हैं और सबके रेफरेंस यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, ठीक है। हालांकि रेफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि मिलेगा दो ही जगह, ठीक है, टू द पॉइंट आप ध्यान रखिए। फिर अपन आते हैं बैड प्रोग्नोसिस के अंदर, ठीक है। तो इसमें जैसे शेप हो गया हल शेप का, तो जो हल बन रहा है या फिर कच्छप जैसा शेप बन रहा है या वृश्चिका शेप बन रहा है, ठीक है, या सर यानी तीर की तरह शेप बन रहा है, या ऐसा शेप बन रहा है जैसे कि किसी पर्सन का सर नहीं है बाकी पोर्शन दिख रहा है, रोड बन रहा है, ठीक है, ऐसा टाइप के यदि शेप बन रहे हैं तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी उनकी प्रोग्नोसिस नहीं होती। तो जैसे यहाँ पे वही सारी चीज़ों को बता रखा है, ठीक है, हल की तरह बन रहा है, कुर्म की तरह बन रहा है, ठीक है। अब अपन आते हैं अगला, अगला क्या अपना रिलेशन है, उसमें रिलेशन है दोष के साथ, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इसकी यहाँ से भी बनने की प्रोग्नोसिस बन जाती है, ठीक है, एग्जाम के अंतर्गत। और ये जो शेप वाइज जो चीज़ें थी ये भी बनती है, ठीक है, ये डायरेक्ट शेप का नाम दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि वंगसेन के अनुसार या फिर इनके अनुसार बताइए कि वृश्चिका शेप यदि बन रही है तिल तिल परीक्षा के अंतर्गत तो व्याधि साध्य है या असाध्य है, ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो शेप्स हैं बस उनका नाम ध्यान रखना है, बाकी ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस नाम तो ध्यान रखना है कि हाँ इससे क्या हो सकता है। अब आते हैं दोष के अनुसार, यदि वातज जो पेशेंट है यदि उसको वातज व्याधि हुई है, ठीक है, या उसके शरीर के अंदर वात एग्रीवेटेड है तो उस समय उसके यूरिन का जो सैंपल लोगे वो कैसा दिखेगा, तो पांडु होता है और नील अंकित कलर का होता है, ठीक है। यदि पित्तज है तो येलोइस और रक्तज वर्ण का होगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आप बेसिक कोरिलेशन बैठा सकते हो, तो इसमें से थोड़ा से हो सकता है प्रोबेबिलिटी रक्तज का पूछा जाए, ठीक है।
और द्वंद्वज का पूछा जाए, ठीक है, तो द्वंद्वज में तो आप वही बोलोगे दोनों मिला जुला, तो इसमें क्या होगा, द्वंद्वज में एक ये वाला और एक ये वाला दोनों का वातज पित्तज का मिला जुला रहेगा। तो ऐसा करके यदि आपको वो सन्निपातज पूछा जाएगा तो उसमें आप कृष्णवर्ण बताओगे। यदि टोटल यूरिन का जो सैंपल है वो पूरी तरह से काला यूरिन निकल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे उसको सन्निपातज। बाकी इसको आप 200 के अनुसार यदि आपको अपने में डेवलप कर चुके हैं कि ऐसा गुण होता है तो ये दो से रिलेटेड होते हैं, तो आप इसको यदि इससे आता है क्वेश्चन तो आप उसको कर जाओगे, सोल्व कर जाओगे, ठीक है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या याद रखना है, डायरेक्शंस याद रखने हैं, शेप वाली चीज़ें जो है उसको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यही चीज़ें हैं, जैसे कि हमने यूरिन का कलर देख के हम बताते हैं कुछ पेशेंट के अंतर्गत क्या क्या कंडीशन हो सकती है। जैसे बताया गया कि यदि यूरिन का शेप यदि लेमन जूस की तरह या फिर सैलाड वाटर की तरह या राइस वाटर की तरह दिखता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पेशेंट है वो इंडाइजेशन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, यानी उसको अपच है, ठीक है, या फिर आम आम व्याधि उसको बनी हुई है, ठीक है, शरीर के अंतर्गत, या स्मोक या एक्सेसिव यूरिन आ रहा है तो वो एक्यूट फीवर को रिप्रेजेंटिव करता है, ठीक है। यदि ब्लड और येलोइस कलर आ रहा है तो वो क्रोनिक फीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अब देखो, अब इसके बाद द्वंद्वज वाली कंडीशन आ गई, वातज पित्तज ज्वर है उसके कंडीशन में कैसा बनेगा, ठीक है, वातज पित्तज में स्मोकी वाटरी एंड हॉट, ठीक है, पित्तज जुड़ा हुआ है तो हॉट हो गया, ठीक है। वाइटिस एंड मिक्स किसमें, वात और श्लेष्मज वाले में, ठीक है, और श्लेष्मज और पित्तज में पॉल्यूटेड एंड ब्लड मिक्स रहेगा। तो ऐसे करके सन्निपातज में क्या होता है, मिक्स सैलड की तरह डिपेंड करता है कि कौन सा दोष ज़्यादा एग्रीवेटेड है, उसकी तरह लक्षण दिख जाएगा, ठीक है। तो ये बात रही आपका कि हमारा जो यूरिन है उसका कलर देखो, और उस कलर के बिहाफ पे हम ये बताएंगे कि हाँ पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, ठीक। तो ये डिजीज़ का डायरेक्ट संबंध हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये वाला टेबल है, ठीक है, ये मेरे समय में भी आया हुआ था, ठीक है, और मैं इसको काफ़ी बार देख चुका हूँ पेपर्स में, ठीक है, आते हुए। इसमें क्या है देखिए, रिलेशन बिटवीन शेप ऑफ ऑयल एंड इन्वॉल्व दोषाज क्या है। तो इसमें पूछा जाता है यदि वात दोष से इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें टू द पॉइंट ऐसे क्वेश्चन आता है कि तेल बिंदु परीक्षा के अंतर्गत यदि यदि सर्प आकृति बन रही है तो उसमें कौन सा दोष इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, या फिर कौन सा दोष या फिर कौन सा दोषज रोग इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो आपको इतना बताना होगा। तो देखो वातज वाले रोग में क्या होता है कि जो सेप बनता है तेल बिंदु के परीक्षा के समय जो तिल तेल पड़ते हैं ना उसके ऊपर, यूरिन के ऊपर, तो उसका सेप यदि स्नेक की तरह बन रहा है तो वो वातज रोग हो गया, ठीक है। पित्तज में अम्ब्रेला की तरह बनता है, ठीक है, और कफज वाले में पर्ल यानी कि मुक्ता सीपी जैसा संरचना बनती है। तो ये चीज़ें आई हुई है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो टेबल है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि वातज वाले में स्नेक, पित्तज वाले में अम्ब्रेला, ठीक है, और कफज वाले में मुक्ति की तरह, ठीक, यानी कि थोड़ा सा कोरिलेशन आप ऐसे थोड़ा सा बना सकते हो यहाँ पे कि देखो जो पानी में क्या हो, सीपी कहाँ पाई जाती है, पानी में पाई जाती है, तो इसका कोरिलेशन बोल दो कि हाँ सीपी वाला जो है वो कफज वाला में ही रहेगा, ठीक। अब रही बात स्नेक, स्नेक क्या होता है, तेजी से द्रुत गति करता है, सरकते हुए जाता है, यानी कि थोड़ा फास्ट चलने वाला जानवर है, ठीक है, तो इसलिए समझ लो कि थोड़ा सा वातज रोग में कोरिलेशन इसका बैठ रहा है, ठीक है, यानी कि चंचल स्वभाव की वजह से समझ लो कि ये वातज रोग को इंडिकेट करेगा यदि ऐसा इमेज बनता है तो। बाकी बच गया एक, तो उसको आप याद कर लेना, पित्तज के हिसाब से रहेगा। फिर अपन लास्ट टॉपिक यही था, इसके बाद हम डिस्कशन में रखते हैं कुछ बातों को। जैसे डिस्कशन में अपन क्या सोच सकते हैं कि इनकी जो रेफरेंस है केवल 2 आचार्य हैं जिनके अंतर्गत इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप उन दोनों आचार्यों का नाम ध्यान रखना। आप क्या है कि जो शेप के अनुसार, ठीक है, और डायरेक्शन के अनुसार जो चीज़ें हैं कि पूर्व डायरेक्शन में जा रही है तो इमीडिएट जा रही है या फिर लेट जा रही है, तो पूर्व डायरेक्शन में पश्चिम डायरेक्शन में जाएगी स्प्रेड इमीडिएट होकेगा। यदि पूर्व और पश्चिम यदि डायरेक्शन इमीडिएट है तो व्याधि साध्य होगा। ये जो भी चीज़ें जितनी भी मैंने लास्ट में आपको टेबल बताए उन सारी टेबल को आप ध्यान रखिए, ठीक है, तो आपका पीजी लेवल के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। यूजी लेवल में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 10 या 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, तो उसके लिए भी ये बनता है, ठीक है, रोग निदान के अंतर्गत बन सकता है या क्रिया शरीर के अंतर्गत ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक। तो ये रही बात। अब रही सीखने वाली जो चीज़ें, तो अपनी एंसेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस चीज़ें हैं ये, तो इसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है, अपने हॉस्पिटल्स में एज ए आपको टीचर्स को गिफ्ट करना है, ठीक है, इसको बना के। बहुत सिंपल है, हमने भी मॉडल बनाई थी, ठीक है, हमने भी टीचर को एज ए गिफ्ट ही किया था,
कि सर हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं, इसकी डायग्नोसिस का, इसका एनालिसिस करते हैं, इसका डाटा को कलेक्ट करते हैं और इसके डाटा को बिहाफ पे हम रिजल्ट जो है मॉडर्न के एस्पेक्ट से भी और अपने एस्पेक्ट से भी जोड़ के कोरिलेशन बैठाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप स्वयं करें। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको भी। चलिए, तो आज का जो टॉपिक था उम्मीद है समझ में आया होगा। तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको बस ये बता दे रहा हूँ कि ये जो टेबल है इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये जो शेप वाइज है इन शेप को ध्यान रखिए कि कौन सा शेप गुड प्रोग्नोसिस का, कौन सा बैड प्रोग्नोसिस का। ठीक, और ये जो ऑयल स्प्रेड के डायरेक्शन के हिसाब से व्याधि क्यूरेबल है, नॉन क्यूरेबल है, इस पर ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऐसे करके जो चीज़ें हैं, फिर बाकी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं कि साइज़ कितना होना चाहिए ड्रॉप का, यूरिन कलेक्शन कब करते हैं, इन से सारी चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके हैं और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।